सत्यापन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होने वाली है और कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की वजह से लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाने की आशंका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिका दायर की जा चुकी है। 10 जुलाई को सभी याचिका पर एक साथ सुनवाई होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तारीख 10 जुलाई की रिवीजन पर दी गई है याचिका और इसी याचिका में बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अब इसे लेकर याचिका दाखिल की गई और तमाम याचिकाओं पर एक साथ 10 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। तो 25 जुलाई तक सत्यापन के कार्य को पूरा कर लिया जाना है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का यह मामला, जिस पर पहले तो खूब सियासत हुई और अब जो आशंका विपक्ष की तरफ से जाहिर की जा रही थी, इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और चुनाव आयोग के एसआईआर पर देखिए किस तरीके से जो सवाल और शंका के तौर पर सामने है, संदेहास्पद और पक्षपाती एक्शन का लगाकर आरोप कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके नाम काटे जा सकते हैं और इसीलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐतराज किस बात पर जाहिर किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में देखिए वोटर लिस्ट जांच पर बवाल क्यों होते। चुनाव आयोग ने जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र जो है वो मांगा कि भाई आपको ये देना होगा, बताना होगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं और किस रूप में हैं। वोटर को अपनी पहचान बताने के लिए आधार को प्रमाण पत्र नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि भाई आधार दिखाना नहीं है, आधार की जरूरत नहीं है, ये उसकी बाध्यता नहीं होगी। दलील है कि प्रमाण पत्र के लिए जिन साक्ष्यों को दिखाने की जरूरत है, जिसकी जांच कैसे होगी। 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जो वोटर शामिल हुए हैं उनकी जांच जो है वो इस सत्यापन के तहत की जा रही है। उससे पहले के वोटर्स पर ये लागू नहीं होता है। कितने मतदाता हैं तो 4.96 करोड़ रुपए जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं को लेकर ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इन मतदाताओं को लेकर ये जांच जो है वो दायरे में आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होना है वो जरा जान ली। गणना पत्र भरकर जमा करना, क्या करना है अब इसमें, आप क्या करेंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आपको जाना है, आप इसे QR कोड स्कैन करते हुए भी कर सकते हैं। 11 तरह के दस्तावेज जो हैं वो इसमें शामिल किए गए, यानी इन दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज आप दिखा सकते हैं। 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने को लेकर जितने भी वोटर हैं उन पर ये तमाम चीजें जो हैं अनिवार्यता के तौर पर लागू की गई हैं। तो देखिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट कहां पर आप देखेंगे तो उसकी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। 11 तरह के दस्तावेज हैं जिनमें आपका जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का विज्ञापन जो था वो विज्ञापन कैसे विरोधाभासी है। बिहार में वोटबंदी की साजिश जो है वो चल रही है और विज्ञापन और ज्ञापन में बहुत अंतर होता है। ऐसे में बिहार में जारी मतदाता सत्यापन अभियान पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग खुद में ही कंफ्यूज्ड है। तेजस्वी ने यह आरोप लगाया कि एक ही दिन में आयोग ने 3 अलग अलग जानकारियां दी। अब ये जानकारी किस रूप में, तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि वोट बंदी की साजिश है। ये विज्ञापन और ज्ञापन में अंतर समझना होगा और ये समझ शायद इन्हें नहीं आ रहा, इसलिए 3 तरह के विज्ञापन एक दिन में निकाल दिए जाते हैं जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो भी गणना प्रपत्र भरकर BLO को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई हैं। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है, ये फुल पेज जो है एडवर्टाइजमेंट जो है ये छापा गया है।
और इसमें आप देखिए दोनों बातें कही गई हैं। पहला, गन्ना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गन्ना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। तो इधर तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी हार का बहाना अब खोज रही है। बिहार में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं चल रही, बल्कि राजद के आंकड़े में गड़बड़ी चल रही। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, 200 से ज़्यादा सीट जीतेगा। जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा हारने पर राहुल गांधी ने बहाना इलेक्शन कमीशन ले लिया, इसलिए राजद पहले से भूमिका बना रही है कि जब बिहार में एनडीए 200 सीट जीतेगा तब किसको बहाना दिया जाए, ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो वो इलेक्शन कमीशन को बहाना बना रहे हैं। और गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आती है। गोपाल खेमका के हत्या से दहशत में परिवार है, ये कहा जा रहा है। खेमका की हत्या से परिवार जो है इस वक्त दहशत में, और वो इस वक्त लाजमी क्यों है कि बेटे ने सुरक्षा की गुहार लगा दी है। बेटे की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, परिवार को सुरक्षा देने की मांग अब बेटे की तरफ से कर दी गई है। जो डॉक्टर बेटा है उसकी तरफ से कहना है कि भाई हत्या एक पिता की जा चुकी है, इससे पहले भाई की भी हत्या की गई थी 5 साल पहले, और अब सुरक्षा की गुहार परिवार की तरफ से लगाई गई है। पुलिस से परिवार को सुरक्षा देने की मांग। एफआईआर में पुलिस को इस बात की जानकारी भी दी गई, परिवार के हर सदस्य को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। गोपाल खेमका हत्याकांड पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक बड़ा दावा किया है। इस मामले में पूछताछ के लिए अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। डीजीपी ने यहां तक दावा किया कि हत्याकांड में एक भी अपराधी नहीं बचने वाला है और सभी दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सारे पहलुओं पर कार्रवाई में जुटी हुई है और इसे लेकर जेल में भी अपराधियों, इन्होंने बताया कि कैसे अपराधियों से पूछताछ हो रही है। वहां जिन लोगों पर शक शुबा है, लगभग 12 लोग इस वक्त हिरासत में हैं, जिनसे पटना पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हत्याकांड में शामिल एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूँकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफ़ी सूचनाएँ रहती है, तो हम लोग एक एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं, और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है, जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहाँ से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं, सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पर जल्द से जल्द निवेदन करने का प्रयास करें। तो बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में 72 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इधर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर की विजय के रूप में पहचान की गई है। वो बुद्धा कॉलोनी थाना में ऑटो चालक की हत्या का आरोपी रहा है, और हालांकि पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के पहले 3 अपराधी खेमका के घर से 500 मीटर की दूरी पर दलदली रोड में इकट्ठा भी हुए थे। पटना के चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में
पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। उधर इस पूरे मामले में कई पहलू जो है वो सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि गोपाल खेमका की हत्या की साजिश जो यहाँ उनका आवास है, जहाँ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से करीब 500 मीटर दूर दलदली इलाके में बनी थी। वहीं पर शूटर और अन्य 2 लोग जमा हुए थे। तीनों ने एक साथ वहाँ पर चाय पी और उसके बाद एक शूटर गोपाल खेमका के इसी आवास के पास उनके बांकीपुर क्लब से आने के पहले पहुँच गया था। सूत्रों के हवाले से हम आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक लाइनर बांकीपुर क्लब पहुँच गया था और एक बिस्कोमान के आसपास, ठीक यहाँ के बगल में, यहाँ से देखिए वो बिस्कोमान की बिल्डिंग है जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक जो संदिग्ध है वो बिस्कोमान के पास रुक गया था। उसके बाद यहाँ पर जब गोपाल खेमका पहुँचे तो रात तकरीबन 11:40 पर आवास के गेट पर ही जो शूटर है उसने उनके सर में पिस्टल सटाकर गोली मार दी और करीब करीब मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। जो शूटर है उसका नाम विजय बताया जा रहा है। वह बुद्धा कॉलोनी थाने में हत्या के एक मामले में 2021 में एक हत्या हुई थी ऑटो चालक की, तो उस मामले में वो आरोपी रहा है और उस मामले में वो फरार चल रहा है। वह पहले दूसरे गैंग में था और अभी नए गैंग से वह जुड़ गया था। पुलिस का भी करीब करीब यह दावा है कि जो शूटर है उसकी पहचान कर ली गई है। अब तक की जांच में ज़मीन विवाद के एंगल से ही बात जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा कई अन्य पहलू है जिस पर पटना पुलिस जो है वो जांच कर रही है। पटना पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध रोशन कुमार को उस वक्त उठा लिया जब वो रविवार को गोपाल खेमका की जब शव यात्रा निकल रही थी, उस दौरान वो इस शव यात्रा में शामिल था। और अब पूरे मामले में देखिए फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से उनके आवास पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज शूटर को पकड़ना है कि शूटर जब तक गिरफ्त में नहीं आएगा तब तक इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होना पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी रहेगी। हालांकि पुलिस ने शूटर को आइडेंटिफाई कर लिया है और देखना होगा पुलिस कब तक हत्या के इस बड़े हाई प्रोफाइल केस को सुलझा पाती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इधर गोपाल खेमका हत्याकांड पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा दावा किया है। नीरज कुमार ने कहा कि इस हत्याकांड में न सिर्फ दोषी जल्द ही पकड़े जाएंगे बल्कि अपराधियों के संरक्षण देने वालों का चेहरा भी बहुत जल्द बेनकाब किया जाएगा। जो लोग गोपाल खेमका हत्याकांड पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनके भी कारनामे बहुत जल्द सामने होंगे, उसका भी खुलासा होगा। उनका इशारा सीधे सीधे विरोधियों की तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी साक्ष्य के वे आरोप नहीं लगाते हैं। खेमका हत्याकांड मामले को लेकर लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। नीरज जी, आखिर आपकी सरकार, शासन और प्रशासन का इकबाल खत्म क्यों हो गया? ये विपक्ष पूछ रहा है। गोपाल खेमका जी की हत्या हमारे सबसे बड़े यूएसपी पर हमला है, लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्द ही अपराधी ही गिरफ्तार नहीं होंगे बल्कि उनको संरक्षण देने वाले राजनीति के जो मठाधीश हैं, जो आलोचना का स्वर तो करते हैं लेकिन शागिर्द भी रहते हैं, तो वैसे तमाम लोग बेनकाब होने वाले हैं। और जो लोग, ये मर्माहत करने वाली घटना है, पुत्र के साथ हुआ, फिर पिता के साथ हुआ, और ऐसी स्थिति में राजनीतिक टिप्पणी करने वाले लोग का चेहरा जब बेनकाब होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जवाब जरूर देंगे। इशारा किस पे है आपका? इशारा जिस पर है वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मामला, चिंता मुक्त रहिए। है आप, सबूत है? बिल्कुल, जब बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं जैसे उन्होंने कह दिया कि उसके बेटे में कार्रवाई नहीं हुई। मैंने दस्तावेज के साथ बताया कि 4 अभियुक्त थे, अननोन एफआईआर था, चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ऐसा नहीं, हम चंडू खाना में कोई आरोप नहीं लगाते हैं। हम आरोप जब लगाएंगे तो साक्ष्य और दस्तावेज के साथ। चलिए, साक्ष्य और दस्तावेज के साथ आरोप लगाएंगे। इशारा कहीं न कहीं विपक्ष की तरफ है। देखना है कि कब तक नीरज कुमार जो है इस आपराधिक घटनाओं को लेकर के क्या खुलासा करते हैं और क्या बड़ा खुलासा होता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर दानापुर के खगौल से, जहां पर एक स्कूल संचालक की हत्या से सनसनी मच गई। जानकारी के अनुसार लेख नगर में स्कूल चलाने वाले अजीत कुमार यादव की रविवार देर रात डीएवी खगौल के पास 20 सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे।
जैसे ही अजीत कुमार यादव अपनी स्कूटी से वहां पहुंचे, उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध को भी हत्या के कारणों में शामिल मानकर तमाम पहलुओं पर इस वक्त जांच में जुटी है। और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जहां पर रोजगार सेवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चोरी की नीयत से बदमाश पहुंचे थे, जो जानकारी सामने आ रही है। घर वाले के जागने पर चाकू से हत्या की जाती है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की यह घटना। वैशाली का रहने वाला था रोजगार सेवक, उसके भाई को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब इस घटना के बाद से बताया जा रहा है कि चोरी की नीयत से पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही घर वाले जाग गए, उसके बाद चाकू से हत्या कर दी गई। बिहार में लगातार हो रही हत्या और अपराध की घटनाओं पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू ने जमकर निशाना साधा। बिहार को देश का क्राइम कैपिटल उनकी तरफ से बताया गया। गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी के रहते हुए हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बन गया है। आम आदमी का मौत हर रोज़ हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी घर के सामने मारा जा रहा है। मतलब ये है कि सरकार क्यों चला रहे हैं। जनता को अगर कोई भी आके मार रहा है, और पटना में बड़े लोग और छोटे लोग सबको मार रहे हैं, तो मोदी जी और शाह को जवाब देना चाहिए, बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नौकरी की बड़ी सौगात दी। करणी मार्ग स्थित संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7,468 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। बता दें कि नीतीश सरकार 12 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे को पूरा करने में जुटी हुई है। नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त एएनएम को शुभकामनाएं दी और सभी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, और उसी ध्येय से एक बार फिर से 12 लाख रोजगार की श्रेणी में ये एक बार नियुक्ति पत्र। बिल्कुल, देखिए, बिहार सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है बिहार में, और उसी लक्ष्य पर सरकार अब करीब पहुंचते हुए भी नजर आ रही है। और खास तौर पर आज जो नियुक्ति पत्र वितरण किया गया एएनएम का, जिसमें लगभग 7,468 नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें एएनएम कहा जाता है, उन्हें बिहार सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और कहीं न कहीं बस लक्ष्य एक ही है कि पहले 10 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि सरकारी नौकरी देनी है, लेकिन बाद में उसे बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया। कहीं न कहीं सरकार ने समझा कि अभी और बहालियां की जा सकती है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो अन्य विभाग हैं, उन विभागों में भी लगातार जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी, चूंकि स्वास्थ्य सेवाओं में बिहार को कहीं न कहीं बहुत कर्मियों की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा इस वक्त नियुक्ति पत्र वितरण और फिर सरकारी नौकरी देने का मामला सामने आ रहा है। और वो आज भी दिखाई दिया, जहां लगभग 7,000 से भी अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य वो सेक्टर है जिसे लेकर विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा था कि भाई यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के बीच कैसे आमूलचूल परिवर्तन स्वास्थ्य के सेक्टर में किया जाएगा। तो एएनएम की बहाली के साथ सरकार ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है। कहीं मंदिर पर पथराव, कहीं दुकानों में तोड़फोड़, कहीं हिंसक झड़प और मारपीट। पुलिसकर्मी भी नहीं रहे सुरक्षित। बिहार में शहर शहर उपद्रव। आखिर मुहर्रम में
कैसे बिगड़ा माहौल। बिहार में कल मुहर्रम मनाया गया, जिसे लेकर पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी का दावा किया था। शहर शहर संवेदनशील जगहों पर विशेष व्यवस्थाओं का दावा किया गया, लेकिन जब मुहर्रम का जुलूस निकला तो पुलिस की सारी तैयारी जो है वो धरी की धरी रह गई। शहर शहर उपद्रव देखने को मिला है। कटिहार, दरभंगा, मोतिहारी, बाढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर मंदिर पर कहीं पथराव किया जाता है तो कहीं दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो जाती है। सहरसा, गोपालगंज, समस्तीपुर और अररिया से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कटिहार में उपद्रवियों ने मंदिर को निशाना बनाया, जमकर पथराव किया गया। दरभंगा में तो उपद्रवियों ने एक एएसआई को ही चाकू मार दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबकि मोतिहारी में बवाल में एक युवक की मौत हो जाती है। बाढ़ में हिंसक झड़प में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। शहर शहर माहौल बिगाड़ने की साजिश को लेकर पुलिस की चुस्ती पर अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तो बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में मुहर्रम के दौरान माहौल बिगड़ा हुआ नजर आया। सहरसा में जुलूस के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गोपालगंज में दो समुदाय आपस में ही झड़प में उलझ जाते हैं, जबकि समस्तीपुर में उपद्रवियों ने जुलूस के दौरान पूजा सामग्री की दुकान को निशाना बना दिया। दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। अररिया में ताजिया जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर बवाल और पथराव हुआ। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कटिहार, दरभंगा, मोतिहारी के साथ साथ हिंसक झड़प में किस तरीके से निशाना बनाया जाता है। गोपालगंज में, समस्तीपुर, अररिया, वैशाली की तस्वीरें सामने हैं। जमकर पथराव और बिहार के मुहर्रम के दौरान शहर शहर बवाल की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर कुछ सिरफिरे आपसी सद्भाव के माहौल को खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के मछियार और जमुई के सोनों में तजिया जुलूस के दौरान पाकिस्तानी झंडा दिखाना देशद्रोही कार्रवाई है। चुनाव नजदीक आते देख विपक्ष की ओर से भी समाज तोड़ने की कुचेष्टा की जा रही है। देखिए, भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उनका पूरा प्रयास है कि बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया जाए और उसी लहर में चुनाव लड़ दिया जाए। इसलिए बिहार के लोगों को इससे सावधान रहना है। देखिए, ये नेता तो विधायक मंत्री बन जाएंगे, घर आपका जलेगा, बच्चे आपके मारे जाएंगे। कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक झंडे कुछ युवक लहरा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से तफ्तीश हो रही है और एक बात तय है कि कोई भी अगर सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब करना चाहेगा तो उसको बख्शा नहीं जाए। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया। कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया डबल इंजन की बिहार की एनडीए सरकार ने। अगर फिलिस्तीन का झंडा कहीं हरा हुआ है तो प्रशासन कर क्या रही है, सरकार कर क्या रही है? मैं बस इतना ही। लेकिन